बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का ज्योमेट्री का एक चैप्टर सर्वांग समता आरंभ कर रहे हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग सम। सर्व अंग सम, जैसे ये हमारा तलहथी है, इसका जो अंग है, ये पांचों उंगलियां हैं, इसके ऊपर अगर ये दाहिने हाथ का हथेली रख देते हैं तो ये अपने अपने उंगलियों को ये पूरी तरह से ढक लेगा। संगत उंगलियों को, अंगूठा को ढक लिया, ये फोर फिंगर को ढक लिया, इसी तरह से हर उंगली को ढक लेता है। ये नीचे वाला हाथ नहीं दिखता है। अब इसको अगर हम इस स्थिति को बदल दें, ये अब दाहिना हाथ नीचे चला गया, बायां हाथ ऊपर चला गया, फिर उस स्थिति में भी हम देखते हैं कि ये संगत उंगलियां माने ये अंगूठा को ढक लिया, ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इस तरह से सब एक दूसरे को ढक लेता है। तो ये स्थिति सर्वांग समता की स्थिति कहलाती है। जब दो ऑब्जेक्ट, जो दो फिगर एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज लाए हैं। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ये अगर ये ऊपर वाला त्रिभुज इसके ऊपर में अगर आ गया, पूरी तरह ढक गया, नीचे वाला कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और अब दूसरी स्थिति में इस ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, तो अब नीचे ऊपर वाला ढक गया, अब नीचे वाला ऊपर वाले को पूरी तरह ढक लेता है, ऊपर जो था नीचे चला गया, अब ये दिखाई नहीं देता है। ये भी सर्वांग समता की स्थिति है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उसी प्रकार एक वर्ग में हम लोग देखते हैं, ये ABCD एक वर्ग है, PQRS एक वर्ग है। ABCD को ऊपर रखते हैं तो PQRS पूरी तरह से ढक देता है, PQRS को ऊपर रखते हैं तो ABCD पूरी तरह से ढक जाता है, और ये सर्वांग सम, इसीलिए ये सर्वांग सम कहलाते हैं। हम ज्यामिति में त्रिभुज की सर्वांग समता की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग त्रिभुज में संगत रेखा, हम लोग जैसे कि इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, ABCD, ये हमारा है ABCD और XYZ। इसको अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये नहीं ढकाता है। आप देख रहे हैं, ये ABCD एक की जगह में इसे Z को रख दिए तो ये नहीं ढकाया, ई एंगल तो सेट कर गया, लेकिन ये भाग गया इधर, ये इधर नहीं ढका रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ये ए के ऊपर में x रखते हैं तभी ये ढकता है, B के ऊपर में y रखते हैं तभी ये त्रिभुज ढकता है, C के ऊपर में Z आता है तभी ढकता है। सिमिलरली इसको अगर A को x के ऊपर में रखते हैं तब ढकाता है, अदरवाइज A को अगर हम यहाँ पर y के ऊपर में रख देते हैं तो नहीं ढकता है। तो ये क्यों नहीं ढकता है? इस ABC और XYZ में A और X सेम एंगल बनाता है, B और Y सेम एंगल बनाता है, C और Z सेम एंगल के हैं, इसलिए ये ढक लेते हैं दूसरे को। साइड में AB XY के बराबर है, BC YZ के बराबर है, और AC XZ के बराबर है, इसलिए ये ढक लेता है। तो इस तरह से एंगल A और X, इस त्रिभुज का A, इस त्रिभुज का X संगत कोण कहलाते हैं। इस त्रिभुज का एंगल B, इस त्रिभुज का एंगल Y संगत कोण कहलाते हैं। इस त्रिभुज का एंगल C और इस त्रिभुज का एंगल Z संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण और भुजा में AB XY के संगत हो गया, BC YZ के संगत हो गया, और AC ZX के संगत हो गया। तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। इसको अगर हम ABC लिखते हैं तो इसको XYZ लिखना होगा। अब लिख करके हम लोग इसको चर्चा करते हैं। अगर दो त्रिभुज हमारा है इस तरह से ABC, और दूसरा त्रिभुज है हमारा PQR, और कहते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह हम लोग इस तरह से देते हैं, ये सर्वांग सम है। तो ऐसी स्थिति में हमारा संगत कोण हमारा हो गया, A पहले लिखाया है, यहाँ P पहले लिखाया है, तो A और P संगत कोण हो गया। कोण A बराबर कोण P, संगत कोण। सर्वांग समता में संगत कोण क्या हो गया हमारा? कोण A और कोण P। यदि ये त्रिभुज सर्वांग सम है, कोण B और कोण Q, कोण C और कोण R, ये संगत कोण हो गया। संगत भुजा क्या हो जाएगी? संगत भुजा ये हो जाएगी हमारी AB PQ के संगत है, AB एंड PQ ये बराबर होते हैं। सर्वांग सम जब होगा तो बराबर होगा। QR ABC
BC और QR संगत भुजा हो गई, AC और PR संगत भुजा हो गई। संगत भुजा जब सर्वांग सम सभी अंग बराबर हैं तो संगत भुजा बराबर होते हैं, AB और PQ बराबर होते हैं, ये सब बराबर है, ये भी बराबर है। तो अब लिखने में हमको अगर त्रिभुज को, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि त्रिभुज PQR को हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज QRP, लेकिन अगर हम ऐसा लिखेंगे QRP तो यह ABC के सम, त्रिभुज ABC के सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि A बराबर Q हो जा रहा है, यहाँ B बराबर R हो जा रहा है, C बराबर RP हो जा रहा है, जबकि हमारा संगत कोण है A और P, A और Q यहाँ हमको दर्शा रहा है, इसलिए ये इसके संगत नहीं होगा। थोड़ा सा लिखने में हम सावधानी बरतते हैं कि बराबर कोण या फिर संगत भुजा हमको लिखने में सुविधा हो, एक क्रम में आवे। जैसे यहाँ पर अगर हम PQR दे देते हैं, त्रिभुज PQR ये तो है संगत, तो इसमें कोण A कोण P के संगत हो गया, कोण B कोण Q के और कोण C कोण R के संगत हो गया। भुजा AB, भुजा AB, भुजा PQ, भुजा AB और भुजा PQ के संगत हो गया, BC QR के संगत हो गया और AC PR के संगत हो गया। तो ये संगत भुजा और संगत कोण हमको समझना चाहिए और उसी क्रम में हम लिखते हैं। हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR लिख सकते हैं, लेकिन त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तब उस स्थिति में R और A और R बराबर हो जा रहा है, ये थोड़ा सावधानी हम लोग रखते हैं। अब हम आते हैं कि सर्वांग समता की शर्तें क्या है। त्रिभुज की सर्वांग समता, हमारा पहला पॉलिनोमियल, पहला बहुभुज हमारा ज्योमेट्री में त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज की सर्वांग समता की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बाद में उसी तरह से आप चतुर्भुज पंचभुज का ग्राफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। पहला क्या हो जाएगा, पहला है यहाँ भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, इसको SSS साइड 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 कहते हैं। इसमें कहते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हो, संगत भुजा हम लोग कहेंगे, क्योंकि संगत में हम लोग ABC और PQR का जिक्र किए थे, तो AB का संगत हो गया था PQ, इसलिए संगत भुजा हम लोग लेंगे। दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर हो, सभी संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। पहला B, ASSS साइड साइड साइड, ये हम लोग करते हैं। अगर ये अभी हम लोग चर्चा किए थे कि एक त्रिभुज है, 3 है, 4 है, 5 है, एक दूसरा त्रिभुज है, ये भी 3 4 5, इसको उठा करके रखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये बिंदु यहाँ पर आएगा तो ये बिंदु स्वतः यहाँ पर चला जाएगा, ये 4 है, ये यहाँ 5 वाला इसके ऊपर ढक लेगा। तो इस तरह से ये SSS अगर को संतुष्ट करता है, SSS क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ये दोनों फिगर, तो हम समझ जाएंगे कि ये संगत भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम होता है। दूसरा होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि ये हो गया SAS साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण
दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुज में दो भुजा और उनके बीच का कोण संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये और ये बराबर है। एक दूसरे त्रिभुज का हम लोग ले लेते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और बीच का कोण भी बराबर है, ये और ये। जब इसको उठा करके इस पर रखेंगे तो ये भुजा इसको ढक लेगा, ये कोण बराबर है तो ये भुजा इस पर आएगा और फिर ये बराबर है, ये भुजा भी बराबर है तो इसको ढक लेगा। तो क्लियर है कि ये बिंदु यहाँ और यहाँ पड़ेगा, यानी कि तीसरी भुजा स्वतः बराबर हो जाएगी। तो ये दो भुजा और ये बीच का कोण बराबर है तो ये तीसरी भुजा स्वतः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा को ढक लेती है। तो ये हमारा हो गया भुजा कोण भुजा अभिहित समझ सकते हैं। इसको प्रूफ भी किया जाता है, साध्य है। इसको हम लोग आगे की कक्षाओं में प्रूफ करेंगे। तीसरा है कोण भुजा कोण, इसको हम लोग आते हैं ए बी हो गया। तीसरा सी, कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बने दोनों कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, यहाँ संगत नहीं भी लिखने से चलेगा क्योंकि बाद में समझने की बात है, लेकिन संगत जब हम लोग कर चुके हैं तो ठीक है, हम लोग ले करके चलते हैं। ये बाद में आप समझेंगे, संगत कहना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर संगत नहीं भी कहते हैं तो चलेगा। ये चिंतन करने की बात है, आप समझेंगे कि सर तो बेकार संगत बोल दिए हैं, बिना संगत के भी काम चल सकता था। संगत भुजा और उस पर बने कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि एक भुजा हम यहाँ बना दिए। देखिए कंस्ट्रक्शन हम बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी ही बड़ी एक भुजा हम यहाँ बना दिए। दूसरा ये भुजा बराबर है। अब यहाँ पर हम कोण बना लेते हैं, मान लीजिए ये x हो गया और इसको आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर एक कोण बनाए y और इसको आगे बढ़ा दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी x बनाए और इसको आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर y बनाए और इसको आगे बढ़ा दिए। अब देखिए ये भुजा तो बराबर थी, इसको उठा करके अगर हम इस पर रख देंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर है। स्वतः है कि ये भुजा इस पर पड़ेगी तो ये पूरा ढकेगा। अब चूंकि ये भुजा का अंतिम बिंदु यहाँ तक आया था और ये कोण भी बराबर है, तो ये भुजा इसका ये साइड इसके इस साइड पर पड़ जाएगा और जब ये पड़ेगा यहाँ पर तो इसको ढक लेगा। यानी कि ये तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा को ढक लेती है।
अगर हम यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर कर दें तो बी सी तो बराबर था ही, रख लिए यहाँ पर। कोण बी बराबर कोण क्यू था, तो ये ए बी ए भुजा क्यू पी को ढक लेगा, पूरी तरह ढक लेगा। और ये सी बिंदु आर पर आ जाएगा और सी पर वाई एंगल है, आर पर भी वाई एंगल है, तो क्लियर है कि ये लाइन इस पर पड़ेगा। और जब इस पर पड़ेगा तो ये ए सी भुजा आर पी को ढक लेगा, पूरी तरह से ढक लेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भुजा कोण भुजा, ये भुजा सॉरी भुजा कोण भुजा, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण भुजा कोण गणित भी ये हमारा सही है, सत्य है। इसका भी हम लोग प्रमाण देखेंगे आगे की कक्षाओं में कि कोण भुजा कोण से भी हम सर्वांग समता को समझ सकते हैं। सर्वांग अगर कोण किसी त्रिभुज का एक कोण, एक भुजा और उस पर बना हुआ दोनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उस पर बने दोनों कोण के बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब आते हैं एक समकोण त्रिभुज का एक अलग शब्द है। ये तीन जो है ये सभी त्रिभुजों में आता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक अलग शब्द होता है, उसको कहते हैं आर एच एस में होता है सी हो गया डी। समकोण त्रिभुज में राइट एंगल समकोण, कर्ण और एक भुजा यदि बराबर हो तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते होते। अब देखिए हम यहाँ भी उसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ। अब कहता है कि समकोण, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण तो रहेगा ही। और कहता है कि ये ए सी कर्ण डी एफ के बराबर है, इसका कर्ण और इसका कर्ण बराबर होता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, यहाँ भी डी एफ समकोण के सामने की भुजा है तो ये कर्ण हुआ, ये और ये बराबर हो गया। अब कहता है कि कोई एक भुजा ये बी सी और अगर ई एफ बराबर हो तो जब ये समकोण है तो बी सी को उठा करके अगर हम ई एफ पर रख देते हैं तो क्या होगा ये कि चूंकि ये समकोण है और ये भी समकोण है तो ए बी जो है सो डी ई डी पर तो पड़ जाएगा, क्लियर है, ई डी पर पड़ गया। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं बोला गया है शर्त में, लेकिन दूसरा क्या है वो बोला गया है कि डी एफ और ए सी बराबर है, कर्ण बराबर है, सी बिंदु एफ पर तो पड़ा ही। अब ये 90 डिग्री का है और इतना बड़ा अगर हम नाप करके काटेंगे तो यहीं कटेगा ए पर और यहाँ काटेंगे तो यहाँ डी पर कटेगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि ए सी ये बराबर है, तो यहाँ पर जितना ऊंचाई पर ये काटेगा उतना ही ऊंचाई पर बी से ए पर ये काटेगा, यानी कि ए बी और डी ई भी बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि समकोण ये 90 डिग्री, कर्ण समकोण तो होता ही है बराबर, इसलिए आपको ये लगेगा कि ये नहीं बोलने से भी काम चलता है, लेकिन ये हमारा शर्त है, दिया हुआ है। इसको आर एच एस कहते हैं, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइड। तो एक साइड हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल अगर हमारा बराबर है तो ये दो समकोण त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम होते हैं। हम लोग आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तीन ये शर्त दे दिया त्रिभुजों की सर्वांग समता का, एक आध एग्जाम्पल देख करके हम लोग इसको पता करते हैं कि किस तरह से सर्वांग सम हो सकता है और उसको सर्वांग समता को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए इसके पहले भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि हम
ABC, LMN। अब बताइए इसमें हम कर देते हैं, जैसे कि ये कर दिए हम 4, ये कर दिए 3, और इसमें हम कर देते हैं 120 डिग्री, इसको हम कर दिए 3, ये 4, और ये हो गया 120 डिग्री। अब हम कहेंगे कि कैसे, कौन सर्वांगसम है त्रिभुज ABC। क्या त्रिभुज ABC सर्वांगसम है MNL के? त्रिभुज MNL के सर्वांगसम है? ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारा 120 डिग्री पड़ा है B पर, और यहाँ 120 डिग्री N पर दिखा रहा है, क्योंकि B बराबर N शो कर रहा है। संगत कोण B, यहाँ B और N संगत कोण शो कर रहा है। इस तरह से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे हम इसको लिखे हैं उसी प्रकार से। BC B 120 चलिए 120, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए B को बीच में, यहाँ पर हम 120 को M को बीच में रख दिए, ठीक है। और B के बाद ये 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर जाते हैं, B के बाद 4 सेंटीमीटर की भुजा पर जाते हैं, L ML और BC, और शुरू में हम 3 सेंटीमीटर वाली भुजा पर आते हैं, तो ये हो गया हमारा N। ABC सर्वांगसम है NML की, NML की। यहाँ पर अब देखिए AB बराबर MN, AB बराबर MN, 3 बराबर 3 हो गया। और क्या कहते हैं BC बराबर ML, BC 4 है, ML 4 है, ये सही है। और ये NL दे दिया हुआ है, लेकिन एंगल M और एंगल B 120 डिग्री है, M और B, इसलिए हमको इस तरह से लिखना होगा, न कि इसके पहले जो हम MNL लिखे थे वो नहीं आएगा, हमारा यहाँ NML आएगा। तो सर्वांग समता में थोड़ा सा लिखने में सावधानी हम लोग बरतते हैं, और अभी तो शुरुआत है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सर्वांग समता को किस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। सर्वांग समता को लेकर के आगे फिर चतुर्भुज और पंचभुज में भी उस चीज़ का उपयोग आएगा। तो धन्यवाद, फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे।